नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से पहुंच चुका हूं आजमगढ़ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। काफ़ी शानदार डेयरी फार्म है, अमृत रस डेयरी फार्म। और यहाँ पे जो दूध का सेलिंग होता है या किसी भी चीज़ का जो मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी सही ढंग से आप वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल आप बहुत ही अच्छी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो उसके पहले मैं कहूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो थोड़ा सा मैं आपको फार्म विजिट करा देता हूँ, उसके बाद मैं जो यहाँ के ऑनर है, जो संचालित करने वाले, उनसे बात कराता हूँ और पूरी की पूरी डिटेल्स लेता हूँ। पा रहे होंगे यहाँ पे गाय बंधी हुई। ये जो जगह आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जगह आपको गाय को खुले में रहने के लिए है। मतलब कि गाय जब खा लेती है या दूध निकाल दिया जाता है तो इस जगह पे जो बांध दिया जाता है, और खाना पर यानी कि जो दाना पका के ही दिया जाता है यहाँ पे, उसके लिए भी यहाँ पे जगह एक बनाया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे छोटी छोटी जगह, बहुत सारी जगह है जो हर एक चीज़ का, यानी कि जो इनका गोबर से लेकर के, मूत्र से लेकर के हर एक चीज़ का उपयोग होते रहता है। और आप यहाँ की जो बनावट देखेंगे दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एक एरिया है आपको गाय के रहने के लिए, यानी कि गाय बांधने के लिए है। फिर वहाँ से जो उनका मल निकलता है, यानी कि जो मूत्र निकलता है, वो इस नाली में बह के निकल जाता है। मतलब वहाँ से ढलान है। और ये देख पा रहे होंगे मैट भी नहीं है यहाँ पे, सीमेंटेड है, मैट नहीं है। लेकिन क्या कारण है इसके पीछे वो भी हम इनसे पूछेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। और ये नाद बनाया गया। नाद के अलावा फिर आप देखेंगे कि इसके बीच में जो जगह छोड़ी गई है, लगभग 4-5 फुट होगी। मैं पूरी डिटेल्स भी लूँगा इनसे। उसके बाद फिर दूसरे वाले, यानी कि दूसरे तरफ में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी गाय को, या गाय और भैंसें जो भी बांधने की रखी हुई। और कुछ इधर भी जो जगह छोड़ा गया है मिट्टी के लिए, मिट्टी पर जो है गाय बंधी रहती है। अभी 2 गाय यहाँ पे बंधी भी हुई है। तो इस तरीके से किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है, हम सारी दिखाने वाले। और यहाँ पे भूसा रखने के लिए जो जगह बनाया गया है, पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो मैं से बात करता हूँ। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम राघवेंद्र है और ये मैं हीरापट्टी ग्राम का निवासी हूँ आजमगढ़ में। और ये डेयरी का मैं और मेरे भाई हैं छोटे राजेश्वर, वो लोग, हम लोग मिलके ये डेयरी का कार्यभार देखते हैं। तो कितने दिन पहले इसकी शुरुआत हुई थी सर? ये डेयरी हमने 2017 में शुरू की थी। पहले हमारे पास अपनी खुद की 2-3 गायें थी, हम लोग अपना पर्सनल दूध के लिए यूज़ करते थे। फिर मेरे भाई कहीं जॉब करते थे, तो ये हुआ कि हम लोगों को कोई कार्य शुरू करना चाहिए। तो चूँकि हम लोग शहर के पास थे और अपने ग्रामीण इलाके में रहते थे, तो हमको ये समझ में आया कि यहाँ दूध की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमने फिर उस समय पहले 4 गायें बढ़ाई, फिर ऐसे करके हमने 8-10 गायें की। फिर उस समय एक उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना चल रही थी, कामधेनु योजना। उसके अंतर्गत 25 गाय, 50 गाय और 100 गायों पे हमें सब्सिडाइज लोन मिल रहा था। तो हमने फिर 25 गायों का लोन लिया, जिसमें हमको सरकार की तरफ से करीब 20 लाख रुपए मिले लोन के थ्रू। वो पैसा फिर हमने यूज़ किया अपनी इस डेयरी को एक्सपेंड करने में। तो फिर हमने ये डेयरी बढ़ा करके करीब 35 गायों की और आज की डेट में हमारे पास कुल छोटे बड़े मिला के 50 जानवर हैं। तो सर डेयरी शुरुआत करने के लिए तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्याएं कहाँ आती है सर इस डेयरी में? देखिए, समस्या डेयरी की 2-3 हैं। एक तो इनके खान पान का, समय से खान पान। देखिए, क्योंकि जानवर होते हैं, ये खुद नहीं बता पाएंगे कि आपको कब भूख लगेगी, तो इनका एक समय निर्धारित होता है। जैसे अगर रोज़ सुबह 5 बजे आप खाना देना है तो आपको 5 बजे देना है, ठीक है, वो आप शेड्यूल नहीं ब्रेक कर सकते। दूसरा, इनका दूध निकालने का जो समय होता है वो भी सही होना चाहिए रोज़। और तीसरा होता है जो डेयरी फेल होने के बहुत सारे कारण, जिनमें जो हमने शुरू में जो मेहनत करके सीखा कि ये हाँ हम गलती कर रहे हैं। एक तो दूध का न निकलना, मतलब बेचना, इसकी वजह से डेयरियाँ फेल हो जाती हैं। आप प्रोडक्शन तो कर लेते हो लेकिन इनको सही रेट पे बेच नहीं पाते हो। तो क्या है कि उस केस में आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, क्योंकि दूध जब आपके पास पैदा होता है, मान लीजिए आपने 5 या 6 बजे दूध पैदा किया, और अगर वो 10-12 बजे तक अगर आपने उस दूध को डिस्पोज ऑफ नहीं किया या उसको बेचा नहीं, तो फिर वो आपके लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। जो आपका मार्जिन हो सकता है वो कहीं ना कहीं कम होगा, या हो सकता है आपको कोई मार्जिन ना मिले। तो हमने भी शुरू में ये फेस किया। हमने दूध का प्रोडक्शन, हमारे पास जब 50-60 लीटर होता था तो 10-12 लीटर ही दूध बिकता था। जो हमारे पास 40-50 लीटर दूध बिकता था, तो हम जाते थे दुकान वालों के पास देने, तो वो हमसे औने-पौने रेट पे ख़रीदते थे, तो हमको नुकसान होता था उसमें। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने उसका भी तरीका निकाला कि हम दूध को कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो उसका तरीका हमने ये निकाला कि हमने अपनी खुद की एक स्वीट शॉप खोली। तो अब
100% दूध हम लोग अपनी स्वीट शॉप में ही कंज्यूम कर लेते हैं और कुछ जो बचता है वो हमारे जो पुराने ग्राहक हैं जो हमारे साथ रुके हुए हैं उनको देते हैं हम। तो सर रख रखाव में सबसे बड़ी समस्या इन लोगों में कहाँ पे होती है? देखिए गायों को रख रखाव के लिए देखिए अगर आप देखें हमारा जो ये सिस्टम बना हुआ है ये हमने अंदर की तरफ साइंटिफिकली हमने कई डेयरियों का सर्वे किया और उसके बाद इस रिसर्च पे पहुँचे कि ठीक है उनको सूखी जगह चाहिए होती है और मौसम के हिसाब से उनको हमको जगह देनी पड़ेगी। तो आप हमारी डेयरी में देखेंगे कि हमने अंदर की तरफ तो सब कुछ पक्के का बना रखा है लेकिन बाहर जो है सारा मिट्टी का है और सब कुछ शेडेड है ऊपर से लेके, और हमने ऊपर गर्मी ना लगे इसलिए खस के वो लगा रखे हैं ताकि, और इसकी हाइट हमने बहुत रखी हुई है, 15 फुट के ऊपर हाइट रखी हुई है और किनारे किनारे हमने सारे तरफ पेड़ लगे हुए हैं। तो यहाँ का माहौल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि गाय अगर उनको कंफर्टेबल नहीं होंगी तो उनके दूध में उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। तो इस चीज़ का हम विशेष ध्यान देते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ चारों तरफ बहुत खुला माहौल है और उनके खान पान पे विशेष ध्यान देते हैं हम लोग। हरा चारा का अनुपात ज़्यादा होता है और इसके अलावा जो चोकर है खुद्दी है वो सही अनुपात में खिलाया जाता है क्योंकि जो गाय खाती हैं फिर वही वापस वो आपको दूध के रूप में मिलता है। तो आप जैसा खाना उनको खिलाओगे वैसा ही दूध आपको मिलता है। कई बार क्या होता है कि आपका जो खान पान अगर आपने उनको अच्छी चीज़ें नहीं खिलाई तो दूध पतला होता है, दूध की क्वालिटी ख़राब होती है, वो उसी चीज़ पे डिपेंड करती है। तो हम उसका बहुत ध्यान देते हैं। इससे क्या है गायों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है अच्छा खान पान देने से। तो ये आपका सर शेड का हाइट आपने 15 फुट बताया ना? हाँ 15 और फुट। ये जो बीच का अभी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमने 5-6 फुट का रखा हुआ है ताकि अपना आराम से हम लोग दोनों तरफ की गायों को सर्व कर सकें और जो एक वेंटिलेशन भी होता है। देखिए गाय आपस में कहीं लड़े ना भिड़े ना, तो जितना हवादार रहता है हमने चारों तरफ से बिल्कुल खुला रखा है। उसका कारण ये है कि इनको इस बात का एहसास ना हो कि यहाँ गर्मी है या सफोकेशन है। कई बार क्या होता है गाय मूत्र करती हैं और गोबर निकलता है तो उससे गर्म गैसें निकलती हैं, तो वो अगर बंद कमरों में रहेगा या क्लोज्ड इन्वायरमेंट रहेगा तो उनके स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ऐसे खुले वातावरण में वो सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं तो इसका फ़ायदा मिलता है। आपने एक सीमेंटेड मतलब फर्श बनाया लेकिन मैट नहीं डाला सर, इसके पीछे कारण? मैट डालने से जो हमको समझ में आया कि मैट के नीचे गंदगी जमा होती है। मैट जब हम रखते हैं तो मैट के नीचे गंदगी जमा होती है और उस गंदगी से फिर भैंसों को थनैली या इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है हम गायों को जैसे सुबह खिला पिला के उसके बाद हम निकाल को इनको मिट्टी में कर देते हैं। तो जैसे अगर ठंडियाँ ज़्यादा हैं तो सीधे धूप में कर देते हैं और अगर बारिश या बरसात या गर्मी का मौसम है तो अंदर की तरफ हमने शेड बना रखा है जो मिट्टी का है। तो हम इनको ज़्यादातर मिट्टी में बांधते हैं ताकि इनके खुर में जो बीमारियां होती हैं उसकी दिक्कत ना हो, थनैली की दिक्कत ना हो। तो ये सब दिक्कतें को अवॉइड करने के लिए हमने मैट नहीं बिछाया। हमने इनको ज़्यादातर जो समय है इनका मिट्टी में बीतता है। हमने जो भी डेयरी के किनारे किनारे आप देखेंगे तो किनारे किनारे सब मिट्टी है और इस मिट्टी में इनको बांधने की जगह बना रखी है। अभी गायों का ये नहला के हमने इनको यहाँ भी रेस्ट कर रहे हैं, फिर अभी थोड़ी देर बाद ये फिर इनको बाहर हम लोग शिफ्ट कर देंगे और इनका रोज़ 2 टाइम हम लोग नहलाते हैं गायों को गर्मियों में। तो सर एक गाय का मतलब रखने के लिए सफिशिएंट जगह आपने कितना रखा है सर अभी आपने? अरे ये बहुत जगह है यहाँ पे। तो वैसे तो देखा जाए तो ये करीब हमारा जो बाड़ा है ये करीब 150 फीट बाई 40 फीट चौड़ा बाड़ा है। तो इसमें अभी तो हमने इसके अंदर 50 गायों का ये सिस्टम बना रखा है। लेकिन हम उधर की तरफ भी हमारे पास अभी जो छोटे बच्चे होते हैं हम एक दूसरी साइड उनको रखते हैं क्योंकि ये हमारी दूध देने वाली गाय हैं और जो बड़ी गाय हैं उनका है। जो बच्चे होते हैं उनका सिस्टम हमने अलग बना रखा है तो वहाँ हम उनको रखते हैं। उनका खान पान अलग तरीके से होता है, इनका खान पान अलग तरीके से होता है। वो जो एरिया में देख पा रहे हो सर, वो जो जगह एक गाय का रहने के लिए वो कितना फीट होगा सर? यहाँ से 10 फुट 12 फुट का 12 फीट का हमने डिस्टेंस दिया हुआ है। और ये नाद की सर हाइट जो आपने अभी ये करीब 2.5 फीट 3 फीट 2.5 फीट हो ये। तो इस तरह का डिजाइन आपने मतलब क्यों किया इसका सर? इसका सर डिज़ाइन इसलिए है क्योंकि देखिए इंडिविजुअल अगर हम सम्मिलित में रखते हैं तो हमको पता नहीं है किस गाय ने क्या खाया, क्या कौन सी गाय खा रही है नहीं खा रही है, इसलिए हमने सबका सेपरेट रखा है ताकि हमको पता रहे। और हर गाय की ज़रूरत अलग होती है। जो 20 लीटर दूध देने वाली गाय है उसको अलग खान पान की ज़रूरत है, जो 10 लीटर दूध देने वाली गाय है उसको अलग खान पान की ज़रूरत है। तो अगर हम इंडिविजुअल उनको नाद में बांधते हैं तो उसके हिसाब से हम अपनी चीज़ों को
चेंज कर सकते हैं। जो गाय ज़्यादा ब्यात वाली गाय हैं उनको ज़्यादा खाना देना होता है, उनको ज़्यादा एनर्जी वो वाली चीज़ें देनी होती हैं। जो अभी कम दूध दे रही हैं या कम वाली हैं उनको अलग जगह पे रखते हैं। तो इससे हमें सिस्टम हमारा जो होता है, और चूंकि आप हमेशा रहते नहीं हो तो आप क्या करते हो, आप अपने लेबर पे डिपेंड होते हैं। 2-3 हमारे पास लोग हैं जो काम करते हैं, तो उनको आसानी होती है इन चीज़ों को सिस्टम्स के हिसाब से चलाने में। अगर हम मेक कर देंगे तो जो गाय ज़्यादा खाने वाली वो ज़्यादा खा लेगी, तो वो ज़्यादा भी खा लेंगी तो उसको हमको बहुत फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उनको फिर गैस की या इस तरीके की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो हमको उनको संतुलित आहार देना होता है, कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो, तो दोनों चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो यदि बैलेंस डाइट बोलेंगे तो सर किस तरह का बैलेंस डाइट होना चाहिए सर? देखिए, पहले हमने जब शुरू में किया तो बैलेंस डाइट ना देने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि गर्भाधान में आता है। अगर हम उनको बैलेंस डाइट नहीं देते हैं, बैलेंस डाइट में जैसे आपका हरा चारा का प्रोपोर्शन ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा हम भूसा देते हैं, सूखा भूसा, और हम ज़्यादातर यहाँ पे चूँकि पूर्वांचल साइड में हम लोग गीला चारा ही खिलाते हैं, तो हम पानी में ज़्यादा खिलाते हैं उन सब चीज़ों को। उसके अलावा हम लोग चोकर देते हैं। चोकर के अलावा वो होता कैल्शियम होता है। उसके अलावा मिनरल्स देते हैं हम लोग गायों को। उसके अलावा हम इनको जो दलिया होती है, दाल की खड़िया होती है, उसको गरमा के देते हैं। और कुछ गायों को हम स्पेशली गेहूं का भी जैसे उबाला हुआ गेहूं भी देते हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से, जब उनको ज़रूरत होती है। तो कितनी मात्रा में सर, एक रेशियो में आप कितने रेशियो में देते हैं? रेशियो देखिए, वो कौन सी गाय किस समय पे है और किस वेट कैटेगरी में है, कितना वो दूध दे रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 1 से 2 किलो ऑन एन एवरेज एक दिन में हम लोग देते हैं, 1 से 2 किलो, मतलब डिपेंड करता है किस। और चोकर हम 3 से 4 किलो एक गाय को रोज़ देते हैं। सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, लोगों के मन में होती है कि आज हमने 20 लीटर वाली गाय लेके आया, हाँ, और वो 20 लीटर वाली तो मतलब पूरे होल ईयर तो नहीं देंगी। नहीं, ये तो श्योर है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग YouTube चैनल पे बोल देते हैं कि हमारी गाय एवरेज 20 लीटर 25 लीटर दूध देती है। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जैसे गायें कुछ होती हैं जो 18-20 लीटर दूध देती हैं दिन में, लेकिन वो जो दूध होता है वो शुरू के 2.5 से 3 महीने तक का ही होता है। लेकिन फिर गाय जब पुरानी होती रहती हैं, ब्यात के 2.5-3 महीने तक ही वो 18 लीटर 20 लीटर दूध दोनों टाइम देती हैं। तो हम सिर्फ उसकी बात करते हैं, उसकी बात नहीं करते हैं जो उसके बाद का समय होता है। फिर दूध उनका कम होना शुरू हो जाता है। 3 महीने के बाद उनका दूध कम होकर फिर वो 15 लीटर 14 लीटर पे आ जाता है, फिर 12 लीटर पे आ जाता है। और फिर जब वो गाभिन होके, चूँकि जब दूसरी ब्यात का समय आता है तो हम उनको फिर छोड़ते हैं, 2-3 महीने उनसे दूध छोड़ते हैं। तो छोड़ते वक्त वो दूध 6 या 7 लीटर हो जाता है। तो फिर वो 3-4 महीने वो दूध नहीं देती हैं। तो उस समय तो एवरेज आप निकालोगे तो हर गाय का वही 10-12 ही आता है। अगर वो पीक समय पे 18-20 लीटर दे रही है, तो आप उसी अनुपात में ये देखिए कि अगर गाय 16 लीटर दे रही है तो उसका एवरेज जो है वो करीब 8 लीटर आ जाता है, एवरेज 8 या 9 लीटर आता है। तो हम लोग कई बार कैलकुलेशन में ये गलती कर देते हैं कि हमारा हमेशा दूध जो है वो हायर साइड पे कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो आपका चारा खर्च होता है इनको खिलाने में, उसका अनुपात बहुत कम होता है। अगर आप उसको दूध के समय में 4 किलो चारा खिला रहे हैं तो नॉर्मल समय में भी आपको 2 किलो चारा खिलाना पड़ता है। तो अनुपात उस हिसाब से कम नहीं होता, लेकिन दूध का अनुपात कम होने का चांसेस ज़्यादा होता है। 20 से आप 8 पे आ जाते हो। और चारा जो होता है, अगर आप 4 किलो 5 किलो 6 किलो खिला रहे हो ड्यूरिंग दूध के समय में, तो वो 2 किलो 2.5 किलो पे आ जाते हो। तो उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो एक गाय को एक दिन के खिलाने का खर्चा करीब 100 से 150 रुपये पड़ता है, लेकिन क्या वो 100 या 150 रुपये का दूध उस समय देती है? वो नहीं देती है। तो वो जब 2-3 महीने आप बिना उनको खिलाए जब करते हैं, तो वो आपकी जो आपने प्रचुर मात्रा जब दूध दे रही है तो उस समय को वो एडजस्ट करने में लग जाता है। तो इसका किसानों को बड़ा ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम जब गाय ले रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशन सही रखें। कई बार कैलकुलेशन में हम गलती कर देते हैं। तो एक लैक्टेशन में हम कितना मतलब उससे बेनिफिट ले सकते हैं, कितना परसेंटेज तक का बेनिफिट ले सकते हैं उससे सर? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि किस लेवल की गाय आपके पास है। ज़्यादा देखिए, दोनों एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं। जो ज़्यादा दूध गाय देती हैं, ठीक है, तो उनकी जो क्वालिटी होती है, दूध की थिकनेस जो होती है वो कम होती है। और जो गाय
कम दूध देती हैं उनकी थिकनेस जो होती है ज़्यादा होती है, उनमें मटेरियल ज़्यादा होता है, मतलब मिनरल्स मटेरियल सब ज़्यादा होते हैं। तो ये क्वालिटी के ऊपर होता है। तो अगर जैसे आप दूध को सिर्फ दूध की तरह बेचोगे, ठीक है, तो ठीक है, तो फिर आपको मार्जिन कम है। लेकिन अगर आप उस दूध को प्रोसेस करने जाओगे, तो जैसे जो 12 लीटर की दूध की गाय है उसका अगर हम छेना या खोआ बनाएंगे तो उसमें हमको 200 ग्राम छेना या खोआ मिल जाएगा। लेकिन जो 20 लीटर की दूध की गाय है उसका जब हम छेना या खोआ बनाएंगे तो उसमें हमको 125 या 150 ग्राम छेना या खोआ मिलेगा। तो ये बहुत अनुपातिक होता है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई थंब रूल आप बना दें उसके हिसाब से चीज़ें चलें, ऐसा नहीं होता। तो ये आपको खुद करके सीखना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होता कि मैंने कोई रूल बना लिया उस रूल के हिसाब से आपकी चीज़ें चल जाएंगी।